जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है जो है मैं रीजनिंग के पूरे कोर्स में से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि पूरे मिक्स है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन की तरह या एक टेस्ट की तरह है। आप सभी लोगों को इन क्वेश्चनों को करना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन मैं इमेज के फॉर्म में डालूंगा वीडियो के अंदर, आप अपने पास एक स्टॉप वॉच लेके बैठिएगा या एक अपने हाथ में वॉच लेके बैठिएगा। आप हर क्वेश्चन के लिए खुद को 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट में अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप खुद को 1 नंबर दे दीजिएगा, और अगर नहीं बनता तो उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन तो देख ही लेंगे कि उस क्वेश्चन को करा किस तरीके से गया है। इसी तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन है। उन सभी 10 क्वेश्चनों के लिए आप खुद को 1-1 मिनट देना। ये 1 मिनट में इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ऑन एन एवरेज हमारे पास 40-50 सेकंड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को हर क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट दे रहा हूँ। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप स्टॉप वॉच लगाना, वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन के लिए खुद को सिर्फ 1 मिनट देना। 1 मिनट में यदि वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो खुद को 1 नंबर दे देना। ठीक है, इसी तरीके से टोटल 10 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना, और आखिर में आप मेरे को बताना कमेंट के अंदर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 1-1 मिनट के आधार पे। 8-10 में से, 7-10 में से, भले एक भी सही नहीं हो, भले 0 सही हो, तो ईमानदारी से जितने भी सही हो वो सब आप नीचे लिखना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, $3600, 725, 150, 35, 12 और ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो आप सबसे पहले देखोगे क्वेश्चन जो है वो श्रृंखला का है, और श्रृंखला में भी ये जो सीरीज है घटती हुई है। घटती हुई श्रृंखला जो होती है वो 2 चीज़ों के ऊपर आधारित हो सकती है, एक तो घटाव के ऊपर, माइनस के ऊपर, या डिवाइड के ऊपर। जब सीरीज आपकी धीरे धीरे नीचे जा रही हो, धीरे धीरे घट रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो सीरीज होगी वो माइनस के ऊपर होती है। लेकिन जब आप देखेंगे इस श्रृंखला को तो आप देखेंगे ये सीरीज जो है बिल्कुल एकदम तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो श्रृंखला होगी ये होगी आपकी भाग की, डिवाइड की। क्यों? क्योंकि देखो पहला जो आपका नंबर है वो है 3600 और सबसे अंत वाला है 12। तो मैं इसको भाग से चेक करूंगा। अब भाग भी किसी से भी नहीं दे सकता, मैं देखूंगा 3600 का कौन सा हिस्सा होता है 700 के आसपास, 5वां हिस्सा। तो मैं क्या करूंगा, 3600 को जैसे ही मैंने 5 से भाग दिया, कितना आया 720, प्लस 5 कितना हो गया 725। सेम 725 को 5 से भाग दिया 145, प्लस 5 150। इसी तरीके से 150 को आप भाग दे देंगे 5 से, कितना आएगा 30, और 30 पे 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 12 को जब 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 2.4, और इसी में 5 आप जब जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 7.4। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। यदि आपका सही गया हो तो आप खुद से 1 नंबर ले लें, नहीं तो 0। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रम व्यवस्थीकरण का है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि इन रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, राजेश इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। देखो ये हो गई आपकी पूरी लाइन। इस पूरी लाइन में ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड बाया छोर, ये हो गया आपका राइट हैंड दाया छोर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला गया है कि राजेश का स्थान रोहित के बाएं से 7वां है। मेरे को नहीं पता रोहित कहां होगा, लेकिन रोहित जहां भी होगा उसके बाएं से 7वें स्थान पे होगा। लेफ्ट से 7th पोजीशन पे होगा राजेश। तो उसके 7th पोजीशन पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें पोजीशन पे आ गया ये राजेश। ठीक है, विजय जो कि बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है, वह रोहित के दाएं से 7वें पे। विजय के 2 स्थान देके रखे हैं, एक तो बाएं छोर से लेफ्ट हैंड से देके रखा है कि वो 20वें स्थान पे है, और वो रोहित के राइट से, रोहित के दाएं से 7वें स्थान पर भी है। तो आप देखेंगे बायां छोर तो ये है लेफ्ट हैंड। यहां से 20वां स्थान कहां जाता मेरे को नहीं पता होता, लेकिन बोला है वो रोहित के दाएं से 7वें स्थान पे भी है। तो रोहित के दाएं से 7वें स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हो गया 7वां खुद विजय। रोहित के दाएं 7वें स्थान पे भी हो गया, और वह खुद बाएं सिरे से 20वें स्थान पर भी आ गया। ठीक है, और ये जो है ये दायां छोर है। मेरे को नहीं पता और कितने लोग हैं विजय के पीछे।
आगे बोल के रखा है भावेश, जिस तरीके से विजय के दो स्थान देके रखे हैं, एक रोहित के संदर्भ में और एक छोर के संदर्भ में, तो इसी तरीके से भावेश के भी दो पोजीशन देके रखे हुए हैं, एक राजेश के रेस्पेक्ट में और एक राइट एंड से रेस्पेक्ट में। तो यहां पे बोल के रखा है भावेश जो है वो राजेश के दाएं से तीसरा है, 1 2 3 राइट से थर्ड, ये हो गया भावेश। तो भावेश जो है वो राजेश के राइट से थर्ड भी है और वो राइट हैंड से 20वीं पोजीशन पर भी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको पूछा गया पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, तो आप क्या करना, कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें बहुत सारे लोग हो और व्यवस्था पूरी की पूरी इस तरीके से बैठ जाए, तो आप क्या करना, कभी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जिसका आपको स्थान एक छोर से पहले से देके रखा हुआ है। जैसे कि सपोज करो मैं भावेश को लेता हूं, भावेश का स्थान मेरे को पहले से दाएं छोर से देके रखा हुआ है, 20वां है। यदि मेरे को भावेश का स्थान बाएं छोर से भी पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का स्थान मेरे को दोनों एंड से, दोनों छोरों से देके रखता है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ के -1 कर देता हूं, तो मेरे को टोटल लोग मिल जाएंगे। तो क्या करता हूं मैं, विजय का स्थान बाएं से 20वां है, अगर बाएं से लेफ्ट से 20वां है तो बाएं तरफ जाऊंगा तो स्थान घटता चले आएगा। ये 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, तो भावेश का स्थान लेफ्ट से कितना हो गया, 9वां 9th, और राइट से कितना हो गया 20। तो भावेश का स्थान दोनों छोरों से मेरे को पता है, दोनों एंड से पता है 20 और 9। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को टोटल लोग निकालने तो 20 + 9 -1 कितना हो जाएगा, 29 - 1, ये आपका आंसर आ गया 28 28। क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता है कि यदि किसी व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से, दोनों एंड से आपको देके रखा है और कुल लोग निकालने, तो आप क्या करेंगे, दोनों छोर से उसका जो पोजीशन होता है उसको जोड़ के -1 कर देते हैं। इसके छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं, ठीक है। ये 7 लोग में अगर देखोगे, अगर मेरा पोजीशन ठीक इनके बीच में मध्य में है, तो मेरा स्थान बाएं छोर से, लेफ्ट हैंड से कितना हो गया 4th, मेरा पोजीशन राइट हैंड से कितना हो गया 4th। अब दोनों छोर से मेरा पोजीशन 4th है, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि टोटल लोग 4 + 4 इसमें 8 हो जाएंगे? नहीं, मेरे को दिख रहा है इसमें 7 लोग हैं। तो हुआ ये कि जब बाएं से मेरा स्थान चौथे स्थान पर है, दाएं से चौथे पे, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो मेरे स्थान को 2 बार जोड़ा जा रहा है, तो एक बार घटाना पड़ेगा, 8 में से 1 घटा दिया, आपका आंसर आ गया 7। तो सेम यहाँ पे भावेश का स्थान क्या है, दाएं से 20वां, बाएं से 9वां, दोनों को जोड़ दिया, 29 - 1 28। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 सेकंड में घड़ी का मिनट वाला कांटा कितने डिग्री कोण से आगे की तरफ बढ़ेगा। देखो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, अच्छा 1 मिनट मतलब 6 डिग्री, 25 से इंटू करके 150 कर देंगे, 150, और जो कि ऑप्शन में भी है। नहीं, आपको पता है कि आपका मिनट का जो कांटा है, मिनट का जो कांटा है, सपोज अभी यहां पे 12 पे, मिनट का कांटा 1 घंटे में कुल घूम के वापस यहीं पर आता है, और एक कांटा अगर जहां पर है घूम के वापस वहीं आ जाता है पूरा घूम के, तो ऐसी स्थिति में पूरा 360 डिग्री कोण को ट्रेवल करके आएगा। तो मेरे को पता चल गया कि आपका मिनट वाला कांटा 1 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल करता है। 1 घंटे को मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूं, क्योंकि मिनट का कांटा वापस घूम के आता है तो टोटल 60 मिनट हो जाते हैं। तो आपका मिनट का कांटा 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल करता है। 60 मिनट में 360, तो आपका मिनट वाला कांटा 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 360/60 कितना हो गया, 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करेगा। अब सुनना पूरी बात, यहां पे मेरे को यह पता चल गया कि मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री आगे जाता है, लेकिन मेरे को यह पता करना है कि मिनट वाला कांटा 25 सेकंड में कितना आगे गया। तो सबसे पहले मैं मिनट वाले कांटे का निकालूंगा कि मिनट वाला कांटा 1 सेकंड में कितना आगे की तरफ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे करके बताता हूं। देखो मेरे को पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो ये हो गया 60 सेकंड। 60 सेकंड में मिनट वाला कांटा कितना जा रहा है, 6 डिग्री। तो मैं सबसे पहले यहां से 1 सेकंड के लिए निकाल दूंगा। 1 सेकंड बोले तो 6/60, यह आ जाएगा 0.1 डिग्री। तो आपका मिनट वाला कांटा 1 सेकंड में 0.1 डिग्री आगे जा रहा है। आपको पूछा गया 25 सेकंड में मिनट वाला कांटा कितना आगे जाएगा, तो 25 सेकंड में मिनट वाला कांटा कितना चले जाएगा आगे, 25 × 0.1, आंसर आ गया 2.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
पास ए का है आपका चौथा क्वेश्चन। देखो ये है आपका चौथा क्वेश्चन। बोला यह गया है कि इस खुले पासे को, इस ओपन डाइस को जब बंद किया जाएगा, इस बक्से को पूरा बंद किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये बंद होने के बाद किस तरीके से दिख सकता है। टोटल 4 तरीके आपको देके रखे हुए हैं, उसमें से कोई एक उत्तर नहीं है, उसमें से कोई 2 सही है, तो आपको दोनों को चेक करना है कि कौन कौन सा बन सकता है। देखो सबसे पहली चीज, जब इसको मैं बंद करूंगा, ये जो हिस्सा है ये पूरा इसके बराबर है। अब इसको जब मैं बंद करूंगा तो ये दोनों जो साइड की दीवारें हैं, इसको जैसे ही मैं खड़ी करूंगा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो साइड से ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आएगी, बिल्कुल अपोजिट। तो साइड की जो 2 फेसेस है जो कि शेडेड है, शेडेड वाले पोर्शन ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों कभी भी साथ नहीं आ सकते। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है वो तो सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि साइड की जो दोनों फेसेस है, साइड की जो दोनों फेसेस है, साइड की जो ये दोनों फेसेस है, ये दोनों आपस में कलर्ड दिखा रहा है। नहीं, साइड की फेसेस में अपोजिट साइड्स जो है वो कलर्ड है, आसपास चुपकी हुई साइड्स कलर्ड नहीं है। तो बी वाला तो सीधा सीधा हो गया गलत। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे कि ऑप्शन डी जो है, डी वाला भी ठीक इसी तरीके से है। डी वाले में भी ऑप्शन में क्या कर रहा है वो कि आइट साइड वाली यहां पे भी कलर्ड है, उसके साथ साथ ऊपर वाली सरफेस भी कलर्ड है। ऊपर वाली सरफेस को देखो ही मत, आप सिर्फ आइट साइड की सरफेसेस को जब देखोगे, आप देखोगे कि ये जो 2 आसपास की सरफेस है ये कलर्ड है, और मेरा जो पासा है, मेरा जो डाइस है, उसमें अपोजिट जो सरफेसेस है वो कलर्ड है, आसपास वाली नहीं है, विपरीत वाली है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरा बी और डी गलत हो गया। 2 सही है, हर ऑप्शन में 2 है, तो बी और डी गलत हो गया, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो गया, ए और सी, मतलब आपका ऑप्शन हो गया ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलते अगले पे, 5वां क्वेश्चन। देखो इसमें आपको बताना क्या है, वर्ग। तो वर्ग के लिए आपको पहले तो एक फॉर्मूला सीधा सीधा पता है कि अंदर वाला जो पार्ट है ये 3 × 3 का है, 1 2 3, 1 2 3, 3/3। और आपको पता है कि जब ऐसा फिगर आता है, जैसे कि देखो मेरे को 2/2 आ गया और पूछे इस पे कितने स्क्वायर है, तो मैं सिंपल कैसे निकाल सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 4, आंसर हो जाएगा 5। तो इसी तरीके से ये 3/3 है, तो 3/3 में टोटल कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1 + 4 + 9, आंसर कितना हो गया 14। तो ये अंदर हो गया 14, दिखा भी देता हूँ, देखो ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये वाला हो गया 12, ये वाला हो गया आपका 13, और सबसे बड़ा वाला हो गया 14। ठीक है, इसके अलावा ये मत गिन लेना, क्योंकि ये जो है यह है आयत, ये है रेक्टेंगल, पूछा क्या गया है वर्ग। तो सबसे पहले अंदर वाले में हो गए कितने, 14। इसके बाद एक ये है, एक ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। इस फिगर में आपको दिखेगा कि ये रेक्टेंगल दिख रहा है आयत, लेकिन जो मेन फिगर है क्वेश्चन में उस पर आपको बिल्कुल वर्ग दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। तो ये 1 2 3 4, ये 4 और हो गए, 14 + 4 कितने हो गए, 18। तो 18 तक तो पहुंच गए हम। अब आप देखोगे आपका एक वर्ग है ये एक, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, 4 और हो गए, तो 18 + 4 कितने हो गए, 22। अब देखना थोड़ा ध्यान से, एक है ये भी वर्ग है, एक,
ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो 22 + 4 हो गया 26, और सबसे बड़ा वाला कौन सा हो गया 27। ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार फिर से दिखाता हूं। सबसे पहले अंदर मेरे को पहले से पता है कि ये 3/3 है, तो 3/3 को डायरेक्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से निकाल दिया मैंने, कितना हो गया 14। फिर इसके बाद मैंने देखा ये हो गया 15वां, ये है 16वां, ये है आपका 17वां, ये है 18वां, ठीक। 19, 20, 21, 22, ये है 23, 24, ये है 25, ये है 26, और सबसे बड़ा वाला हो गया 27। ठीक है, ये था आपका 5वां क्वेश्चन। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन अपना जो है ब्लड रिलेशन के ऊपर है। लेकिन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बता दूं कि कुछ 5 नोटिफिकेशन है जो पूरे क्वेश्चन में मैं यूज़ करूंगा। जहाँ भी मुझे पता होगा कि कोई व्यक्ति मेल है, वो पुरुष है, तो उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा प्लस। जहाँ मुझे पता चलेगा कि अगर कोई महिला है, फीमेल है, तो उसके ऊपर मैं लगा दूंगा माइनस। अगर भाई बहन का संबंध होगा, सिबलिंग्स रिलेशन होगा, तो मैं सिंगल लाइन बता दूंगा, ये हो जाएगी सिबलिंग्स रिलेशन, भाई बहन का संबंध। डबल लाइन हॉरिजॉन्टल मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। और अगर मैं ऐसी वर्टिकल डंडी लगाऊंगा तो इस वर्टिकल डंडी का मतलब होगा कि मैं अगली पीढ़ी को दर्शा रहा हूं, नेक्स्ट जनरेशन को बता रहा हूं। ठीक है, या वो ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो वो पिता, माता, दादा, इन सबको बताती चली जाएगी। नीचे की तरफ जाएगी तो बेटा, पोता, नाती, इनकी तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये 5 साइन देख लेना, ये 5 साइन में यूज करूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये इशारा करने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें बोला ये गया है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है। तो एक महिला की तरफ इशारा हो रहा है, तो ये महिला मैंने बनाती है माइनस, जिसके ऊपर इशारा हो रहा है कि इस महिला की तरफ इशारा करते हुए बोला है कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, इस महिला का जो इकलौता भाई है, ये भाई बहन का संबंध दर्शा दिया इससे, उस महिला के इकलौते भाई, इसका भाई हो जाएगा मतलब ये लगा दिया प्लस। उस महिला के इकलौते भाई का जो पुत्र है, उसका जो पुत्र है वो कौन है, वह मेरी पत्नी का भाई है। मेरी मतलब जो आदमी इशारा कर रहा है वो, तो वह आदमी को रख दिया मैंने यहाँ पे, आदमी तो प्लस लगा दिया। उस महिला के इकलौते भाई का जो पुत्र है वह मेरी पत्नी, इसकी जो पत्नी है, मेरी पत्नी का वो कौन है, भाई। संबंध पूरा बन गया। देखो यहाँ पे कि उस महिला के इकलौते भाई का पुत्र जो है वह कौन है, वह मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई हो गया, ये आदमी वो हो गया जो इशारा कर रहा है, ये महिला वो हो गई जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इंग्लिश में देखो तो क्या बोला है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, जो उसके भाई का इकलौता बेटा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इंडिकेशन अभी भी इसी की तरफ है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो इसकी जो वाइफ है उसका ये हो गया भाई। अब देखो पूछा ये गया है क्वेश्चन में आपसे, ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये महिला की तरफ इशारा किया, इसका इकलौता भाई होगा ये, इसका बेटा हो गया ये, और इसका बेटा जो है इसकी वाइफ का भाई है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोला ये गया है वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहली चीज देखना, वह महिला उस आदमी से, जिसकी तरफ बोला जाए, जिससे बोला जाए, तो उसे आप आधार बनाते हुए चेक करेंगे कि उसके लिए वो कौन लगे। तो आप देखेंगे डायरेक्ट संबंध तो है ही नहीं, संबंध इनके थ्रू होता हुआ जा रहा है। तो मैं एक एक करके चेक करूंगा कि संबंध क्या बन रहा है। यह है इसकी बीवी और यह है इसका भाई, मतलब इसके लिए ये कौन हो गया, इसका साला, सन इन ब्रदर इन लॉ, और इन दोनों का पिता है ये। तो इसके लिए ये कौन हुआ, बीवी का पिता, बोले तो ससुर, फादर इन लॉ, और उसकी ये है बहन, मतलब डायरेक्ट इससे संबंध नहीं हुआ, इनडायरेक्ट जो है वो ससुर के थ्रू। कैसा संबंध हुआ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ससुर की बहन, ये है बीवी, बीवी का भाई, ये दोनों आपस में भाई बहन, इनके पिता है ये इनके लिए ससुर हो जाएंगे फादर इन लॉ, और ऐसी स्थिति में ये इनकी बहन है, तो फादर इन लॉ की बहन, इसको बोला जाता है सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक, हिंदी में इसका स्पष्ट संबंध होता है बुआ सास, लेकिन देखिए जो बुआ सास है ना, ये एक स्पष्ट संबंध है हिंदी में, इंग्लिश में इसका कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता। इसी के कारण इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है,
आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लुप्त संख्याओं का है अगला क्वेश्चन। देखो क्या करना है, 27 लिया माइनस इसका 2 गुना कर देना है, 7 इंटू 2, 27 माइनस 14 कितना हो गया 13, ये आ गया ऊपर 13। सेम 45 का 2 गुना 114 लिया, 45 का 2 गुना बोले तो 90, 114 में से 90 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सेम 68 माइनस 32 का 2 गुना मतलब 64, सॉल्व करेंगे तो 68 में 64 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका आंसर 4। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि 15 जुलाई 2003 को शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो फिर 17 जुलाई 2025 को क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप ये देखोगे कि इनके बीच में कितने वर्षों का गैप है। मेरे को यहां से देखना है कि फ्राइडे में मुझे कितने अतिरिक्त दिन जोड़ने हैं ताकि मैं इस तारीख से इस तारीख तक आ जाऊं। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि उनके बीच में कितने वर्ष है। 2003 से 2025 कुल वर्ष जो है ये है 22, प्लस करना है इसमें कि चलते हुए इनके बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। लीप वर्ष, लीप ईयर, तो पहला लीप ईयर 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 6 लीप ईयर है। ये 6 लीप ईयर। अगर तारीख यहाँ पे भी 15 जुलाई ही होती तो सिर्फ इतना ही करना होता मेरे को। यहाँ पे टोटल आता आपका 28 को 7 से भाग देता, शेषफल होता 0, कुछ भी जोड़ना नहीं होता, वो शुक्रवार ही हो जाता। लेकिन मेरे को 15 जुलाई देके रखी, पूछा 17 जुलाई का गया है, 2 दिन आगे की तारीख पूछी गई है तो 2 दिन मैंने और ये जोड़ दी। सबको जैसे ही आप जोड़ोगे 22 से 28 हो गया 30। अब आपको यहाँ पे 30 दिन जोड़ने, अतिरिक्त दिन 6 से ज्यादा होता ही नहीं है। 7वां दिन जैसे ही लगता है 7 से डिवाइड होके वो वापस रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 30 को जैसे ही 7 से डिवाइड दूंगा 28 तक डिवाइड हो जाएगा, भागित हो जाएगा, बचेगा 2। तो 2 दिन सिंपल से मेरे को जोड़ने। फ्राइडे में 2 दिन जैसे ही जोड़ूंगा आपका आंसर आ जाएगा संडे। 18 तारीख होती तो 3 जोड़ता, 19 होती तो 4 जोड़ देता, और अगर वही पीछे की तारीख दी होती 13 पूछी जाती तो मैं यहाँ पे 2 माइनस कर देता। तो सबसे पहले वर्ष जितने ईयर है, बीच में लीप ईयर देखने कितने, और अगर डे सेम है तो ठीक है, आगे डे बोला गया तो कितना गैप है वो चेक कर लो, पीछे बोला गया तो जितना माइनस है वो कर दो। आखिर में अगर दिन 7 से ऊपर आते हैं तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ आपको वो ही जोड़ना है। सपोज अगर 15 होता, 15 दिन आते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो मैं क्या करता 15 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड देता तो रिमाइंडर बचता 1, क्योंकि 14 तक तो भागित हो जाता। ठीक, शेषफल 1 बचता, रिमाइंडर 1 बचता, वो 1 जोड़ के आंसर क्या हो जाता सैटरडे। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं 9th की तरह। ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। एक चौकोर मेज पर 8 लोग बैठे हुए हैं, ABCDEFGH। सबसे पहले आपको पता है चौकोर मेज पे वो बैठा दिया आपने। 4 लोग जो है पट्टी के ठीक बीच में, मिडल ऑफ द साइड, और 4 लोग जो है कोनों पर है, कॉर्नर पर है। सबकी सब अंदर की ओर देख रहे हैं। सबकी सब अंदर की ओर देख रहे हैं, तो ये सबका होगा राइट और ये हो जाएगा सबका लेफ्ट। ठीक है, आप खुद देख लो, आप अपना मोबाइल जो लेके बैठे हो आपका राइट कैसा जा रहा है, आप देख लो। जो टेबल है आपका, मोबाइल को टेबल कंसीडर कर लोगे तो आपका राइट इस तरफ जा रहा है, तो सबका राइट यही जाएगा, क्योंकि सब अपनी कुर्सी जो है वो अंदर की तरफ लेके बैठे हुए हैं। ठीक, तो आप जब देखोगे सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया है कि ए जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है।
अब ए का पोजीशन बी के राइट से थर्ड पोजीशन पे देके रखा है, लेकिन बी की पोजीशन क्या है वो मेरे को नहीं पता कि बी सेंटर पॉइंट पे बैठा है कि कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है, तो मैं बी को यहाँ भी बिठा सकता हूँ, यहाँ भी बिठा सकता हूँ। तो दोनों व्यवस्था एक साथ अगर लेके चलूँ तो पहली व्यवस्था में मैंने क्या कर दिया, बी को यहाँ पे बिठा दिया। एक और व्यवस्था क्या हो सकती है कि बी कॉर्नर पे बैठ सकता है, तो एक अल्टरनेट उसका मैं साथ में लेके चल रहा हूँ साइड में, कि एक पे मैंने बी को बिठा दिया है कोने पर। क्या सही होगा वो बाद में पता चलेगा। तो ए की पोजीशन जो है बी के राइट से थर्ड पोजीशन पर है, बी को जा बिठा दिया। अब दो तरीके की पोजीशन हो सकती है, या तो मध्य या तो कोना, ये हो गया मिडिल, ये हो गया कॉर्नर, इसके अलावा तीसरी पोजीशन तो हो नहीं सकती। तो अगर बी मिडिल में बैठा होगा, इसके राइट से थर्ड पोजीशन पे ए होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया ए। और बी अगर इधर बैठा होगा तो इसके राइट से थर्ड पोजीशन पे ए, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया ए। दोनों में से कौन सी सही है अभी नहीं पता। अगले पॉइंट में बोला है सी एक कोने पर बैठा है लेकिन वह बी का पड़ोसी नहीं है। इसको लेके चल रहा हूं, सी अगर एक कोने पर बैठा है और वह बी का पड़ोसी नहीं है, तो अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, तो सी कोने में बैठा है तो कोना ये भी है, ये भी, ये भी है, और तीनों जगहों पे वो बैठ सकता है, वो बी का पड़ोसी नहीं होगा। तो चीजें क्लियर नहीं है, 3 अल्टरनेट इसके मैं एक्स्ट्रा लेके नहीं चलूंगा। इसको देखूं तो सी के लिए ये तीनों जगह खाली है, लेकिन सी जो है किसी बी के पड़ोसी वाली साइड पे नहीं बैठा। तो सी के लिए 3 जगह खाली तो है, कोना ये भी है, ये भी, ये भी है, लेकिन वह बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे वो नहीं बैठ सकता। तो सी बैठेगा किधर, इधर। इसके 3 अल्टरनेट और भी होंगे, हो सकता है इसमें से कोई सही हो। मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, देखता हूं कि ये गलत हो गया तो फिर उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आगे बोला गया है बी किसी कोने पर नहीं बैठा है। देखो अब यहाँ पे आपका जो दूसरा अल्टरनेट था वो खुद ब खुद गलत हो गया। बोला बी किसी कोने पर नहीं बैठा है, तो बी यहाँ पे कोने पर नहीं बैठा तो व्यवस्था गलत हो गई। बी कोने पर नहीं बैठा तो मिडिल में बैठेगा, इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो आप एक चीज ये ध्यान रखना सिंपल सी बस, कि अगर आपको कभी भी ऐसा पॉइंट आया है तो आप उसकी 1-2 लाइन आगे की पढ़ के चेक कर लो कि क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे देके रखी हुई है क्या। अगर इंफॉर्मेशन देके रखी तो वहीं पे आपको कोई अल्टरनेट दूसरा लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको बस कंटिन्यू करते हैं और अपना अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला, बी किसी कोने पर नहीं है, एच सी के सामने वाले स्थान के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है, एच इज सिटिंग एग्जैक्ट राइट टू द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ सी। सी के ठीक सामने वाला स्थान है ये, इसका ठीक राइट साइड हो गया ये। एच सी के ठीक सामने वाले स्थान के राइट साइड पे बैठा है, तो सामने वाला स्थान सी का हुआ ये, इसके ठीक राइट साइड पे हो गया ये एच। ठीक, या आर और एल मिटा दो, इन्हें तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। जी एच के ठीक सामने वाले स्थान पे, जी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच, एच मेरे को पता ही है ना, इसके ठीक सामने वाला स्थान हो गया ये हो गया जी। आगे बोला है कि एफ जो है वह बी का पड़ोसी नहीं है। टोटल 3 जगह बची है, 1, 2, 3। अब एफ बी का पड़ोसी नहीं है तो एफ ना तो यहां बैठ पाएगा ना यहां बैठ पाएगा, क्योंकि दोनों स्थिति में वो बी का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में मना किया है। तो एफ के लिए जगह बची मात्र एक, ये सिर्फ और सिर्फ ये। अब बची 2 पोजीशन। अब बोला है डी सी के ठीक सामने नहीं बैठा है, डी जो है सी के ठीक सामने नहीं है, तो डी यहां नहीं बैठेगा, तो डी के लिए जगह बची सिर्फ और सिर्फ एक, ये यहां बिठा दिया डी को। पोजीशन बची एक, व्यक्ति बचा एक, ये बिठा दिया आपने ई को। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन पूछा यह गया है कि सी और बी के बीच में कितने लोग हैं। जल्दबाजी में ये मत कर देना कि सी और बी के बीच में 2 लोग हैं, नहीं, बोला गया है सी और बी के बीच में कितने लोग हैं। यदि बी से घड़ी की उल्टी दिशा में गिना जाए तो, इफ काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बी, तो बी से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनेंगे तो 1, 2, 3, ये 4। इसको मत गिन लेना क्योंकि इनके बीच में बोला गया है, तो इनके बीच में ये 4 लोग हैं, इससे उधर जाते हुए और उससे पहले जो भी व्यक्ति होगा, टोटल 4 लोग हैं। ठीक है, और बोला जाता कि सी से घड़ी की उल्टी दिशा, सी से एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर हो जाता 2। यहां पे उत्तर हुआ आपका 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। फिर बोल रहा है कुछ बी सी है, सम बी आर सी। फिर बोल रहा है सभी सी डी ऑल सी आर डी। देखो सभी सी डी, सी का पूरा हिस्सा तो आप डी में ले रहे हैं, लेकिन ये गलती मत कर देना कि सी का हिस्सा जब आप पूरा डी में ले रहे हैं तो ए का भी कुछ हिस्सा ले लें। नहीं, ए का डी का संबंध कोई भी देके नहीं रखा है, तो आप खुद से कोई संबंध नहीं बनाएंगे।
आखिरी स्टेटमेंट बोला है कुछ ए ई है, ए का कुछ हिस्सा ई है, तो आप ये मत बना देना कि ए का कुछ हिस्सा ई है तो आपने पूरा ई को बी के अंदर रख दिया। नहीं, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोल के रखा है कि ई पूरा बी के अंदर है। ए का कुछ हिस्सा ई है तो आप ए का कुछ हिस्सा ई करते हुए बाकी पूरा हिस्सा बाहर की तरफ ले लेंगे ई का। ठीक, कंक्लूजन पहला बोला है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। क्या ए का कुछ हिस्सा सी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, दोनों दूर दूर है, ये हो गया गलत। दूसरा, कुछ बी ई है, सम बी आर ई, ये रहा बी ये रहा ई, बिल्कुल दोनों के बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है, ये हो गया आपका सही। तीसरा, कोई ए सी नहीं है, ये रहा ए ये रहा सी, ये हो जाएगा गलत। बहुत सारे बच्चों ने इसको सही किया होगा, वो क्यों? क्योंकि ए और सी दूर दूर है तो इनके बीच में संबंध नहीं है, तो सही तो हुआ तीसरा। नहीं, सिलोजिज्म की लैंग्वेज में दो चीजें अगर दूर दूर होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में संबंध नहीं का है। नहीं, यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई भी संबंध मेरे को नहीं पता, तो इनके बीच में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं अगर बोलूं कुछ ए सी है, गलत। कुछ ए सी नहीं है, गलत। कोई ए सी नहीं है, गलत। सभी ए सी है, गलत। पहली चीज ये। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, कथन जब सभी सकारात्मक होते हैं, इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, तो उनका निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव सही नहीं होता है, उनका निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक सही नहीं होता है। देन देयर कंक्लूजन विल नेवर बी नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि आपका जो कथन है, आपके जो स्टेटमेंट है, उसमें नो या नहीं कहीं भी नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आपके निष्कर्ष नहीं वाले होंगे वो तो सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। तो ये जो चीज है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे लिख लेना कि यदि कथन सभी सकारात्मक होंगे तो उनका निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होगा। If all the statements are positive, then their conclusion will never be negative. संभावना में, पॉसिबिलिटी में आएगा तो वो एक अलग बात है, उसमें सही हो सकता है। ठीक है। चौथा, कुछ ई डी है, सम ई आर डी, ये रहा ई ये रहा डी, दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो चौथा भी हो गया गलत। अब देखो, इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सिर्फ दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन ए है, इस पर टिक मत कर देना। आप हमेशा कथन निष्कर्ष में ये ध्यान रखना कि जितने भी आपके गलत निष्कर्ष आ रहे हैं, आपको उसमें भी ये चेक करना है कि क्या उसमें या लग सकता है, इधर और लग सकता है क्या। इधर और की टोटल 3 शर्तें होती है, 1 2 3। थोड़ा ध्यान से सुनना, कम से कम आपके पास 2 निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए जो गलत है, 2 कंक्लूजन गलत होने चाहिए। मेरे पास 2 क्या 3 है, तो पहली शर्त तो बिल्कुल लग रही है। दूसरी शर्त, आपके जो वो गलत निष्कर्ष है उनके अंदर एलिमेंट, तत्व समान होने चाहिए। जैसे कि पहला वाला क्या बोल रहा था, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, ये है ए और सी के ऊपर। तीसरा वाला बोल रहा है कोई ए सी नहीं है, ये भी ए सी के ऊपर है। और चौथा वाला बोल रहा है ई और डी के ऊपर है। तो देखो, इन 3 के ऊपर आपकी पहली शर्त तो लग गई कि भैया मेरे पास 2 निष्कर्ष गलत होने चाहिए, मेरे पास 3 है। लेकिन उन 2 गलत निष्कर्षों में जिसमें आप यहाँ चेक करोगे, इधर और चेक करोगे जिन कंक्लूजन में, उसमें आपके एलिमेंट्स, आपके तत्व समान होने चाहिए। ये एसी एईडी इनमें नहीं लग सकता, ये एसी एईडी नहीं लग सकता, ये एसी इनमें लग सकता है, मैं आगे चेक करूंगा। तो इन 2 में मेरी शुरू की दोनों शर्तें लग गई। पहली, ये दोनों गलत है। दूसरी, इनके अंदर के एलिमेंट एसी बिल्कुल समान है। तीसरी शर्त होती है कि एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, एक नकारात्मक। वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। कुछ ए सी है, ये हो गया सकारात्मक, सम ए आर सी, और ये कोई ए सी नहीं है, नो ए सी, ये हो गया नेगेटिव। तो आपकी तीनों शर्तें इसके अंदर पूरी हो गई, दोनों गलत, तत्व समान, और उसके साथ प्लस माइनस, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर लग जाएगा यहां। तो आपका आंसर हुआ दूसरा, तो स्पष्ट सही है। एंड आइदर और लग जाएगा पहले और तीसरे के बीच में। हिंदी में बोलो तो 2 और पहला या तीसरा अनुसरण करेगा। सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। ठीक है, तो ये हुआ आपके 10 क्वेश्चन। ठीक, ये 10 क्वेश्चनों को आपने ट्राई किया होगा खुद से। इसमें आपको खुद से जितने भी नंबर मिले हैं वो आप कमेंट में बिल्कुल लिख के बता देना। और इसमें आपको जो भी इम्प्रूवमेंट आगे और लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो बिल्कुल बिंदास आप कमेंट में लिख के दो। ठीक है, अपन आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो में बनाऊं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, जय हिंद।